इस टॉपिक में हम कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे कि हाँ, ये जो ईटिंग इफ़ेक्ट है करंट का, ये कैसे हमारे अप्लायंसेस पे यूज़ होता है। ठीक है, द वायर्स सप्लाइंग करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प आर नॉट प्रैक्टिकली हीटेड वाइल दैट ऑफ फिलामेंट ऑफ लैम्प बिकम्स वाइट हॉट। अब ये क्या कहता है कि सपोज आपका एक कोई भी बल्ब है, ठीक है, जो उससे कनेक्टेड वायर्स हैं वो तो हीट नहीं होती, ठीक है, बट उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक लैम्प है वो तो प्रैक्टिकली हीट नहीं होता, बट जो फिलामेंट है उस लैम्प की, मतलब जैसे टंगस्टन की होती है कईयों में, वो हीट क्यों कर जाती है, इसका रीज़न देखेंगे हम। वी नो दैट हीट प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इन ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर आपकी हीट फ्लो कर रही है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसकी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। अब आपका जो लैम्प और आपकी सप्लाई है वायर्स की, वो हमेशा किस में कनेक्टेड होती हैं, हमने देखा आपका लैम्प और वायर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है आपकी वायर की, जो करंट सप्लाई कर रही है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, किससे, फिलामेंट, जो आपका लैम्प का फिलामेंट है उससे। ठीक है, जिसके थ्रू करंट जा रहा है उसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होएगी। आपका जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट आपके लैम्प के अंदर यूज़ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा कम होएगी। ठीक है, अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है, दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट भी वायर्स का कम होगा। फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस, इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है फिलामेंट के, आपकी जो फिलामेंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, आपका बल्ब ग्लो करता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो आपने अपने बल्ब को कभी टच किया होगा, अगर हम उसे 1 घंटा जला ही रखेंगे, ठीक है, जो येलो लाइट देता है, तो आप उसको जब आगे से टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वो इतना गर्म क्यों होगा, क्योंकि जो उसके अंदर वायर, जो टंगस्टन की वायर है, ठीक है, जो उसका फिलामेंट है, वो उसका हीटिंग इफेक्ट जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं उससे ज़्यादा है। अब आपकी आती है नेक्स्ट, आपकी जो प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, जो आप अपने घरों में प्रेस यूज़ करते हो, वो कैसे काम करती है। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट यूज़ होता है, जो फिलामेंट जो भी यूज़ होता है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या होता है, एक एलॉय होता है जो निकल से बना होता है और क्रोमियम से बना होता है। ठीक है, अब ये जो वायर है नाइक्रोम की, इसी को ही हम क्यों यूज़ करते हैं प्रेस के लिए। सबसे पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दैट मीन्स ये इतनी इजीली बर्न नहीं हो जाएगी, इतनी इजीली इसका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, और हाई वैल्यू होएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जितनी ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होएगी उतनी ज़्यादा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और हमें आयन किसी लिए होती है, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है इसका और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। और हम नाइक्रोम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। सेकेंडली ये क्या होता है, इजीली ड्रॉन हो जाती है वायर्स के अंदर। यानी सपोज कर लो कि अगर आपकी नाइक्रोम जो भी है, अगर वो प्लेन है तो आप क्या करना है, आपको एक वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। और एयर के कांटेक्ट में जब ये वायर आती है तो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या रहता है, सेफ रहता है। इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड हीटिंग रोड आर ऑफ हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। ठीक है, किसी भी गिवन वोल्टेज के लिए एक पर्टिकुलर वोल्ट आएगी आपके पास, जो पावर होएगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। दैट मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपकी पावर होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा वो करंट मांगेगी, या जितना ज़्यादा करंट आएगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। दस हायर द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लार्जर इज़ द करंट ड्रॉन। ठीक है, जितनी ज़्यादा पावर का होगा उतना ज़्यादा वो करंट खींचेगा, उसकी कैपेसिटी होएगी। पावर यही होता है ना कि वो कितना फोर्स लगा सकता है करंट को ड्रॉन करने में, करंट को खींचने में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा करंट है, उतना ज़्यादा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू V²/R, देयरफॉर फॉर ए गिवन वोल्टेज V। अच्छा, एक किसी गिवन वोल्टेज के लिए P किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V हमारा पता है, आपको फिक्स है। ठीक है, अब P किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, R हो गया। दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो उतनी ज़्यादा पावर होगी। ठीक है,
तो दैट मीन्स अगर आपका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर्स का, इंस्ट्रूमेंट हाई हो जाता है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमने देखा कि हीटर की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग V² T/R, ठीक है, R क्या होगा, आपकी रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ρL/A, रो क्या होगी, आपकी रेजिस्टिविटी होगी। अब आपको पता है कि आपको क्या रखनी है, रेजिस्टिविटी आपको हाई रखनी है, रेजिस्टिविटी हाई रखनी है, दैट मीन्स अब आपको इसको बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा ना, L और A को। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर अब आपको लेंथ कम रखनी, अगर एक चीज़ हाई है तो दूसरी लो रखनी पड़ेगी, यानी अब लेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ छोटी से भी काम चल जाएगा अब हमारा किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। जो नाइक्रोम की वायर है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है प्लैटिनम, टंगस्टन और कॉपर से, इसीलिए हम नाइक्रोम की वायर को यूज़ करते हैं ताकि वो लेंथ उसकी छोटी रहे और रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा रहे। नाउ इज़ इलेक्ट्रिक आर्क। ये क्या होती है, आपकी 2 कार्बन रोड्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये 2 कार्बन रोड्स होगी और इनके बीच में क्या होता है, एक सूटेबल सेपरेशन होता है। जब अब आप हाई वोल्ट देते हैं, जैसे 40 to 60 वोल्ट अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, तो आप क्या देखते हैं, एक स्पार्क, इन दोनों रोड्स के बीच में एक स्पार्क होता है, जो जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी बहुत ही ब्राइट लाइट एमिट होती है इस गैप के बीच में। ठीक है, अब ये वोल्टेज डिफरेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो किसकी हेल्प से करोगे आप, यहाँ पे बैटरी की हेल्प से। अब नेक्स्ट इज इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, अब ये आपका एक इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प है। अब ये किस बेसिस पे काम करता है, ये भी वही बेसिस हो गया आपका, इसमें मेटल फिलामेंट होता है एक। ठीक है, ये आपने F ले लिया आपका, एक ये मेटल का फिलामेंट होगा यहाँ से। ठीक है, एनक्लोज्ड इन ए ग्लास बल्ब भी, ये क्या होता है, इसके बाहर आपका एक ग्लास बल्ब होता है। ठीक है, जिसको इसने क्या नाम दे दिया, B दे दिया, और इसके अंदर क्या होती है, कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, गैसेस फिल्ड होती हैं किसी सूटेबल प्रेशर पे। ठीक है, एक कंफर्टेबल प्रेशर के ऊपर एक गैसेस इसके अंदर इनर्ट होती हैं। अब ये जो मेटल फिलामेंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, वोल्टेज को, अब इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, ये 2 टर्मिनल्स हैं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट पास करना स्टार्ट कर देगा इसमें से। जब करंट पास करना स्टार्ट कर देगा तो ये जो आपका फिलामेंट है, ये इसको हीट कर देगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये एकदम से इसको हीट अप कर देगा ज़्यादा टेम्परेचर से, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, वाइट हॉट, बहुत इतना गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, लाइट एमिट करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस किस में एनर्जी आपकी हो गई, हीट एनर्जी में। किसकी फॉर्म में दिया इसने, लाइट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट इज फ्यूज़ वायर। आपके घरों में जो वायर्स होती हैं, हमें पता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम, सीरीज़ में लगे होते हैं। ठीक है, और उससे आगे हम क्या लगाते हैं, एक फ्यूज़ वायर लगाते हैं। फ्यूज़ वायर क्यों, जनरली फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है, टिन और लेड की बनी होती है, जिसमें टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है और लेड का अमाउंट कम होता है। ठीक है, 63 और 37 की रेशो होती है। अब फ्यूज़ की जो वायर है, हमें पता है हमें रेजिस्टिविटी क्या लेनी है, हमें ज़्यादा लेनी है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, कम होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर इसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है शुड बी स्लाइटली अबव द टेम्परेचर। अब आपका कोई टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, पीछे से कोई करंट आ रहा है। अब जैसे ही आप अब आपका ये फ्यूज़ क्या करेगा, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होएगी, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होएगी कि ठीक है, इतनी वैल्यू पे मैक्सिमम इतना करंट इसमें से ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम इतना करंट ड्रॉ करेगा तो आपके अप्लायंसेस सेफ हैं। जैसे ही इससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ये क्या कर जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगी इसकी वायर। अब वायर मेल्ट हो गई तो दैट मीन्स आपका जो अब कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अब आपका अब शॉर्ट सर्किट होना क्या हुआ, वायर सपोज टूट गई उसके अंदर से, अब करंट पास होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई पाथ ही नहीं है करंट को पास करने के लिए। अब वो पाथ जैसे ही टूट जाएगा, दैट मीन्स आपका ये जो फ्यूज़ वायर जो कनेक्टेड थी वो फ्यूज़ हो गई, उसने अब कोई पाथ नहीं दिया उसको, और आपके बाकी के जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे टीवी हो गया, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया आपका, ये सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे अगर हम क्या लगा देंगे, फ्यूज़ वायर लगा देंगे। रेजिस्टिविटी तो क्या है, हाई है, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है वो, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। एक हाई टेम्परेचर के बाद एक हाई
वैल्यू ऑफ करंट के बाद वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। व्हाट इज दिस एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब उसके पास कितना एफिशिएंट है वो, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। दैट मीन्स कि आप कितनी इनपुट दे रहे हैं और आपको वापस आउटपुट कितनी मिल रही है। ऑब्वियसली जितनी इनपुट दोगे आप उतनी तो एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा कि कुछ आयन्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ वैल्यू उसकी डिक्रीज होती ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर के केस में जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट मैकेनिकल पावर बाय इनपुट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्योंकि आप क्या देते हो, मैकेनिकल पावर देते हो, बट आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल होती है, वापस उस केस में क्या मिलता है आपको, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी। हेयर इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट मैकेनिकल पावर प्लस पावर लॉस्ट इन हीट। ऑब्वियसली जो आप जितनी इनपुट दे रहे हो, अभी हमने क्या देखा कि सेम आउटपुट नहीं मिलती, ठीक है, आउटपुट के साथ क्या होती है, आपका कुछ लॉस भी होगा। अगर जब उन लॉस और जो आपकी पावर आउटपुट पावर है उसको ऐड कर देंगे तो हमारी जो क्या है, टोटल इनपुट पावर मिल जाएगी आपको।